जो सबसे पहला इसका लॉ माना जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रोथर्स ड्रैपर लॉ उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रोथर्स ड्रैपर लॉ उसको बोला जाता है। अब उसको ध्यान से समझिएगा कि वो क्या कहना चाहता है। वो बोल रहा है कि भाई अगर आपके पास एक बहुत सारा एक रिएक्टेंट, ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें मॉलिक्यूल्स होंगे और आप क्या चाह रहे हैं कि भाई वो प्रोडक्ट में चेंज हो, ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल यही होता है। तो आपने इसमें क्या है, कोई लाइट डालेंगे आप, क्या है इसमें कोई लाइट डालेंगे, तो ये ला क्या कह रहा है कि जो एब्जॉर्ब्ड लाइट होगी वही रिस्पॉन्सिबल होगी क्या करने के लिए बच्चों, वहाँ पे जो फिजिकल और केमिकल चेंज जो आएगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में सिर्फ कौन सी लाइट काम आएगी, जो कि एब्जॉर्ब्ड लाइट है। जितनी आपने डाली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे प्रोडक्ट बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे 60 जूल एनर्जी डाली, पर इसने एब्जॉर्ब की सिर्फ 5 जूल, तो इस 60 जूल से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे? इस 5 जूल से, कि कितनी उसने एब्जॉर्ब की है उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ने, रिएक्टिंग जो रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूल, और वही रिस्पॉन्सिबल होंगे कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। यही क्या बोलता है बच्चों, ग्रोथर्स ड्रैपर लॉ यही समझाना हमें चाह रहा है कि भाई जितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है, जितनी, अब खाना तो आपके सामने कितना ही रख दिया जाए, आप जितना खाएंगे वही तो आप फिर कितना काम करने वाले हैं, उस खाने पे ही डिपेंड करने वाला है। आपने थोड़ी सी एनर्जी ली है तो आउटपुट भी जो आप देंगे वो बहुत कम देने वाले हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे है, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है उतना ही वहाँ पे क्या है बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब वहाँ पे चेंज आने वाला है। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ज़रूरी ये भी नहीं है, अब जो ये ला है ग्रोथर ड्रैपर ला जो ये बोल रहा है वो सिर्फ एक क्वालिटेटिव ला है बच्चों। कैसा है? क्वालिटेटिव है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि ये जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं भाई, 10 हैं, 15 हैं, जितने मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है वही क्या करने वाली है, चेंज, मतलब वो प्रोडक्ट बनाने वाली है। और यहाँ पे होता क्या है, एनर्जी पहले रिएक्टिंग मॉलिक्यूल था, उसने एनर्जी ली है और वो एक्साइट हुआ है, बस इतना ही ये ला बताता है। ये ड्रैपर ला जो है वो इतना ही बताता है। उसके बाद का फिजिकल चेंज क्या आया, केमिकल चेंज क्या आया, इसको उस बात से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो इतना ही बता रहा है, एनर्जी जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल थे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एक्साइट हो गए, फिर क्या हुआ उसको नहीं पता। फर्स्ट लॉ बच्चों आप सबको समझ में आ गया होगा। सिर्फ उसमें इतनी ही बात थी कि भाई जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के द्वारा उतना ही वो केमिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब जितनी एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है कि कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है उतना ही वहाँ पे केमिकल चेंज आएगा। सिर्फ यही कहता है कौन सा लॉ, ग्रोथर्स ड्रैपर लॉ, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री बोला जाता है। अब सेकेंड लॉ देखिए क्या है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ उसको बोला जाता है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। अब इसमें क्या कहा गया है बच्चों, ये क्वांटम के अकॉर्डिंग चलता है। अब आपको ये पता होगा क्वांटम ये कहती है कि भाई जो लाइट है वो कंटिन्यूसली ना तो वो क्या करती है भाई, उसको एब्जॉर्व किया जाता है, ना उसको एमिट किया जाता है। वो किसके बेसिस पे चलती है, वो फोटोन के बेसिस पे चलती है कि भाई क्या डाले जाते हैं, लाइट के फोटोन्स आते हैं और लाइट के फोटोन्स ही क्या होते हैं, एमिट होते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, मान लीजिए यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ से फोटोन आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हर एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्व करेगा। एक मॉलिक्यूल एक ही फोटोन को क्या करेगा बच्चों, एब्जॉर्व करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। और वो किस में चेंज हो जाएगा, फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में, प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, एक फोटोन की एनर्जी होती है h म्यू के बराबर। ठीक है, एक जो फोटोन आएगा उसकी जो एनर्जी होती है वो h म्यू के बराबर होती है। और अगर आप इसकी वैल्यू लिखना चाहें और या आप एक मोल की एनर्जी निकालना चाहें, एक मोल फोटोन है, एक मोल समझते हैं ना आप, एक तो एक ही पार्टिकल की एक फोटोन की एनर्जी आप बताएं, एक मैं आपको एक मोल की बताऊं, मतलब Na पार्टिकल, Na कितना होता है बच्चों, होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने पार्टिकल। तो एक जो पार्टिकल है, एक फोटोन है, उसकी एनर्जी कितनी है बच्चों, h म्यू। तो Na की एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, आपको क्या बताना है, एनर्जी, तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये एनर्जी हो जाएगी h म्यू इंटू में Na। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, आप इसको लिखेंगे एनर्जी इज इक्वल टू, यह प्लैंक कांस्टेंट इनटू में c बाय लैम्डा लिखेंगे। ऐसे ही लिखेंगे ना बच्चों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है c बाय लैम्डा। c
c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, इनटू में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आप इन सब की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि c भी कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है ही, na की वैल्यू आपको पता है। अगर आप इन सब की वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू आती है बच्चों 11 पॉइंट समथिंग आती है, 11.9 इंटू 10 की पावर -5 और y में लैम्डा। तो एनर्जी किसके इन्वर्सली हुई बच्चों, वेवलेंथ की। बात समझ में आई है? तो आपको पहला लॉ भी समझ में आ गया होगा, दूसरा भी समझ में आ गया होगा। और ये जो लॉ है स्टार्क आइंस्टीन लॉ, जैसे पहला लॉ सिर्फ क्वालिटेटिव था, ये क्वांटिटेटिव भी है बच्चों और क्वालिटेटिव भी, क्योंकि जो पिछले वाला लॉ है बच्चों ग्रोथर ड्रेपर लॉ, वो सिर्फ प्राइमरी चेंज के बारे में बात करता है। किसमें? प्राइमरी चेंज के बारे में बात करता है, मतलब इनिशियली जो चेंज आता है। मैंने बोला था ना कि सिर्फ एक्साइटेड स्टेट तक बात करता है, कि मान लीजिए आपके पास एक ए मॉलिक्यूल है, उसने एनर्जी ली और वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, एक एक्साइटिंग मॉलिक्यूल में। ठीक है, बस इतनी ही बात करता है। पर जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ है वो आगे भी बात करता है कि भाई ये जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होने वाला है। ये उसने भाई जो एक फोटोन की लाइट एब्जॉर्व की है, उसने एब्जॉर्व की है, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, वो ये बात भी करता है। और साथ में उस मतलब प्राइमरी चेंज भी बता रहा है और सेकेंडरी चेंज भी बता रहा है कि वो प्रोडक्ट होने तक की बात बता रहा है हमें, कौन? स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ठीक है, और या हो सकता है बच्चों एक प्रोसेस तो ये हो सकता है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, और ज़रूरी नहीं है कि जितने फोटोन जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्व करेगा, मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल थे और 10 के 10 मॉलिक्यूल भाई एक फोटोन, मतलब सब मॉलिक्यूल ने एक एक फोटोन एब्जॉर्व किया। ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है कि भाई उसमें से 5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और जो 5 मॉलिक्यूल बचे हैं, क्योंकि टोटल 10 थे, 5 मॉलिक्यूल हो सकता है कि वो अपनी फिजिकल स्टेट चेंज कर लें, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, वो कोई और चीज़ बना ले पर प्रोडक्ट ना बनाए, फिजिकल स्टेट चेंज कर लें, अपनी एनर्जी लॉस करके कुछ और बन जाए पर प्रोडक्ट ना बने। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी बन सकता है जहाँ पे जिसको हम फिजिकल चेंज बोल रहे हैं, केमिकल चेंज नहीं हुआ है। तो वो क्वालिटेटिव भी हुआ, क्वांटिटेटिव भी हुआ, वो सिर्फ कैसा था? क्वालिटेटिव था। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। वो सिर्फ प्राइमरी चेंज के बारे में बात करता था, ये प्राइमरी चेंज के बारे में बात करता है, सेकेंडरी चेंज के बारे में भी बात करता है। ठीक है बच्चों।